प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर में समाजशास्त्रीय विचारकों के अंतर्गत इमाइल दुर्खिम के बारे में पिछले 2 वीडियोज़ में आपने जाना है। इमाइल दुर्खिम का लाइफ स्केच और उसके समाजशास्त्रीय योगदान तथा दुर्खिम द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। उसके बाद पिछले वीडियो में शुरू किया था इमाइल दुर्खिम का सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत पहले वाले वीडियो में आपने जाना कि श्रम विभाजन क्या है और समाज में श्रम विभाजन क्यों होता है, क्यों पनपा, यानी श्रम विभाजन के कारण। आज हम देखते हैं श्रम विभाजन के परिणाम। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कई परिणाम बतलाए हैं, जिनका बिंदुवार विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, श्रम विभाजन के फलस्वरूप यांत्रिक एकता वाले समाज में परिवर्तन होकर स्वावयवी सुदृढ़ता या स्वावयवी एकता पनपती है। यानी श्रम विभाजन के कारण समाज में ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी या ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्वावयवी एकता या स्वावयवी संगठन पनपा है। क्योंकि पहले वाले समाजों में यांत्रिक एकता होती थी जिनमें श्रम विभाजन नहीं होता था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है और वो जो जनसंख्या का भौतिक घनत्व, नैतिक घनत्व जो पिछले वीडियो में आपने श्रम विभाजन के कारकों के रूप में देखा, उनके परिणाम स्वरूप जब समाज में श्रम विभाजन होता है तो यांत्रिक सुदृढ़ता की जगह ऑर्गेनिक स्वावयवी सुदृढ़ता ले लेती है। यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी की जगह पे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आ जाती है। श्रम विभाजन के फलस्वरूप श्रम का विशेषीकरण भी हुआ, ये इसका दूसरा परिणाम है। श्रम का विशेषीकरण भी हुआ है क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है और एक ही प्रकार के कार्य को निरंतर करते रहने से व्यक्ति उस कार्य में दक्ष हो जाता है, निपुण हो जाता है, योग्य हो जाता है ना। उस कार्य के संबंध में उसकी विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है, उसको उत्तरोत्तर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह उस कार्य में विशेषज्ञ बन जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है। और इसी प्रक्रिया का नाम क्या है? विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। दुर्खिम इसको फंक्शनल फ्रीडम एंड स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण। तो एक शारीरिक क्षमता परिष्कृत हो जाती है और धीरे धीरे और दूसरी शारीरिक क्षमताएं शिथिल हो जाती हैं। जब व्यक्ति कोई एक निश्चित कार्य करता है तो उससे के प्रकार्य का एक निश्चित स्वरूप बन जाता है, फॉर्मेट बन जाता है और ये क्रिया लगातार करते रहने से क्या हो जाती है? ये प्रक्रिया विशेषीकरण कहलाती है। व्यवसायों को चुनना तथा त्यागने की स्वतंत्रता हो जाती है, गतिशीलता बढ़ जाती है, बंधन से मुक्ति हो जाती है, नए नए व्यवसाय चुन लेता है व्यक्ति, है ना, और एक ही व्यवसाय के अंदर फिर वो दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो एक तरह से ये जो है उसकी प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता की दिशा में भी चलता है और विशेषीकरण जो है पनपता जाता है। अगला जो परिणाम है वो है श्रम विभाजन ने समाज में व्यक्तिवादी भावनाओं को पनपाया है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ती जाती हैं और सामूहिकता थोड़ी सी खत्म होती जाती है। व्यक्तियों के अलग अलग कार्य, अलग अलग अनुभव और व्यक्तित्व होते हैं
इसका तात्पर्य ये नहीं है कि श्रम विभाजन ने व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी बना दिया है, अधिकाधिक स्वार्थी बना दिया है। अपितु इसको इस रूप में लेते हैं कि इसके विपरीत श्रम विभाजन ने उसे दूसरों के ऊपर निर्भर बना करके दूसरों के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। श्रम विभाजन के कारण सामाजिक कल्याण कार्यों में उसका योगदान बढ़ गया है। तो एक तरह से व्यक्ति के अंदर जो है रूढ़िवादी परिवर्तन जो है, एक रूढ़िवादिता खत्म हो जाती है, सामूहिक जो भावनाएं हैं वो थोड़ी शिथिल हो जाती हैं और व्यक्तिवादी भावनाएं बढ़ जाती है ना। समाज की संरचना और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आते हैं और श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप पारस्परिक निर्भरता जो है वो बढ़ती है। दुर्खिम के अनुसार ये एक ऐसा परिणाम है जो समाज तथा व्यक्ति का विकास भी है और सामाजिक परिवर्तन से ही व्यक्ति के परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से समाज में जो है व्यक्तिवादी भावनाएं बढ़ जाती हैं। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तिगत गुण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद श्रम विभाजन ने समाज को अनेक स्वार्थ समूहों और व्यावसायिक समूहों में बांट दिया है, यानी कि ओरिजिन ऑफ न्यू ग्रुप्स एंड इंटरडिपेंडेंस। अनेकों प्रकार के अपने हित समूह और अनेक प्रकार के समूह जो है वो पैदा हो गए हैं, लेकिन ये सामाजिक विघटन का कारण नहीं बनता है, क्योंकि विभिन्न समूहों के बीच में इंटर रिलेशंस और इंटरडिपेंडेंसी बनी रहती है। क्योंकि इसको दुर्खिम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ न्यू ग्रुप्स एंड इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंसी जो है वो बनी रहती है, जो है एक विशेष कार्य को करते रहने से विशेष व्यक्तियों का समूह बन जाता है और वो स्वाभाविक रूप से अपने नज़दीक आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है उनमें। तो इस प्रकार से समाज में जितना ज़्यादा श्रम विभाजन होगा उतने ही ज़्यादा अधिक विशिष्ट समूह जो हैं समाज में बन जाते हैं, क्योंकि ये समूह समाज में अलग अलग कार्य करते हैं। इसलिए जो विशिष्ट जो कार्य है ये एक विशिष्ट समूह के द्वारा होता है और उस पर अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए दूसरे जो विशिष्ट समूह जो है वो निर्भर होते हैं। तो एक तरह से पारस्परिक निर्भरता जो है वो बढ़ती है श्रम विभाजन से। एक व्यक्ति या एक समूह मान लीजिए एक आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, वो दूसरे समूह की मदद करता है, तो दूसरा समूह पहले समूह की मदद करता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार से इंटर रिलेशंस और इंटरडिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। अनेकों प्रकार के स्वार्थ समूह और व्यावसायिक समूह में विभाजन होने के बाद भी सामाजिक विघटन नहीं होता, सामाजिक संगठन बना रहता है। तो ये एक इसका श्रम विभाजन का बड़ा परिणाम है। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन एक गतिशील अवधारणा है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और उसमें प्रगति के तत्व छिपे होते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप विशेषीकरण होता है और विशेषीकरण से ही नवीन आविष्कारों की संभावनाएं बढ़ती हैं, वैज्ञानिक खोजों की संभावना बढ़ती हैं और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब यहाँ सवाल उठता है प्रगति क्या होता है। प्रगति एक ऐसी अवधारणा है जिसको हम कहेंगे कि प्रगति जो है वो अच्छाई की दिशा में होने वाला परिवर्तन है। देखो प्रगति में विकास में अंतर होता है, विकास के दुष्परिणाम भी होते हैं, लेकिन जो प्रोग्रेस शब्द इस्तेमाल होता है, प्रगति जो होती है, प्रगति हमेशा अच्छाई की दिशा में होने वाले परिवर्तनों को कहा जाता है। तो प्रगति में एक ऐसा जो है अपने आप में एक ऐसी धारणा है जिसमें आगे बढ़ने के तत्व छिपे होते हैं। तो एक तरह से नवीन नवीन आविष्कारों को बढ़ावा मिलता है और एक तरह से आगे बढ़ता है समाज, सामाजिक संगठन या संरचना में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन जीवित रहने के लिए संघर्ष को इस अर्थ में सरल बना देता है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है और उसकी अधिकतर जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो दूसरों के द्वारा होती है, क्योंकि म्यूचुअल डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, इंटर रिलेशंस ये सब चीज़ विकसित होती हैं, तो हम एक दूसरे के काम आते हैं, दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। केवल एक प्रकार के कार्य में निपुण हो जाते हैं, उस कार्य को हम करते रहते हैं
और अपनी शेष आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम किसी न किसी दूसरे ग्रुप की या दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो संघर्ष को इस अर्थ में ये एक तरह से सरल बना देता है। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर इस प्रकार का एक नैतिक दबाव होता है कि वह अधिकाधिक विशेषीकरण के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करे, ताकि वह समाज के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन भी कर सके। इसको दुर्खिम इस रूप में बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टिव लॉ एंड मोरल प्रेशर, प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव। भाई दमनकारी कानूनों से प्रतिकारी कानून के परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं, है ना। और समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था होती है तो सामूहिक चेतना का वर्चस्व होता है। लेकिन जब जब श्रम विभाजन में वृद्धि होती है तो व्यक्तियों में विशेषीकरण बढ़ता है और विशेषीकरण के बाद संबंधों का विकास होता है। पारस्परिक संबंध जटिल बन जाते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व के स्थान पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। इसलिए व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ता है, नैतिक दबाव भी होता है और व्यक्तियों के संबंधों और अपराधों को नियंत्रित और संचालित करने के लिए जो पहले यांत्रिक एकता वाले समाज में जो दमनकारी कानून थे, उनका स्थान कौन सा कानून ले लेता है? प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून जो है वो अपराध को खत्म करने पर विश्वास रखता है और सामूहिक हितों से संबंधित नैतिकता का विकास होता है और इससे व्यक्ति स्वतंत्रता के मूल्य को सीखता है और जो है स्वार्थ आदि पर नियंत्रण रखता है। तो एक प्रकार से व्यक्ति के ऊपर एक मोरलिटी का जो है ना प्रेशर आ जाता है। मोरल प्रेशर से व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता है और एक प्रकार से ये श्रम विभाजन का सुखद परिणाम होता है। वास्तव में श्रम विभाजन के आधार पर व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग, अंतर्निर्भरता, सामाजिक एकता तथा उससे अधिक सुदृढ़ता करने का प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि श्रम विभाजन के अंदर ये चीज़ें अच्छे माने जाते हैं परिणाम के रूप में, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी को ये नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुँचे। जब भाई समाज में पारस्परिक सहयोग होगा, परस्पर निर्भरता होगी, इंटर रिलेशंस बढ़ेगा, अंतर्निर्भरता होगी, इंटरेक्शन मनुष्यों में ज़्यादा होगा, तो सामाजिक एकता अधिक होगी, अधिक सुदृढ़ होगी, जो कि सुखद स्थितियां हैं समाज के लिए। दुर्खिम के अनुसार ये श्रम विभाजन के जो हैं अच्छे परिणाम थे। तो कई जगह पर बुरी चीज़ें भी या श्रम विभाजन के कोई दूसरे रूप भी सामने आते हैं, जैसे आदर्शहीन श्रम विभाजन है, बलात् श्रम विभाजन है, जब आदमी को जबरदस्ती कोई कार्य करवाने के लिए कहा जाए, वो कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो समाज ओवरऑल जो श्रम विभाजन के जो परिणाम हैं वो बड़े अच्छे परिणाम हैं और समाज को और संगठन को जो है अच्छी दिशा में ले जाने वाले होते हैं और इसी में जो वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि अगली पीढ़ी भी कुछ न कुछ इसमें लाभान्वित होती है। थैंक यू।